आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले बात करेंगे नैनीताल से। खबर जो आ रही है, यहां पर कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। दोनों ही मरीज वनभूलपुरा के रहने वाले हैं और वनभूलपुरा को पहले ही सील किया जा चुका है। दोनों कोरोना मरीजों में से एक जमाती है जबकि दूसरा जमाती के संपर्क में आया शख्स है। अब उत्तराखंड में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है, जबकि अकेले नैनीताल जिले की ही बात करें तो यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 8 हो चुकी है। अब तक राज्य में कुल 35 कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 5 ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना के जो 30 एक्टिव मामले हैं उनमें 28 जमाती हैं। जिलेवार बात की जाए तो देहरादून में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए जो कि आइसोलेशन वार्ड में हैं। हरिद्वार में 3, नैनीताल में 8, उधम सिंह नगर में 4 और अल्मोड़ा में कोरोना का 1 मरीज है। आज 114 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए, कल भेजे गए हैं ये तमाम सैंपल्स। 99 सैंपल की जांच रिपोर्ट पहुंची, जिनमें 2 पॉजिटिव निकले। राज्य में कोरोना से निपटने के लिए 109 राहत कैंप बनाए गए हैं, जहां लोगों को रूटीन चेकअप लोगों का हो रहा है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां प्रदेश से गए कई जमातियों का अभी भी सुराग नहीं लग पाया है। बताया ये जा रहा है कि 200 से ज्यादा जमाती अभी भी दूसरे राज्यों में मौजूद है, जिनके बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं, जिसके लिए डीजी अशोक कुमार ने कई राज्यों के डीजीपी को पत्र लिखा है और उनसे जानकारी मांगी है कि अगर इन जमातियों के बारे में किसी के पास, किसी राज्य के प्रशासन सरकार के पास कोई जानकारी हो तो उत्तराखंड सरकार को ये जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। तो 200 से ज्यादा जमाती हैं उत्तराखंड के इस प्रदेश के, जो अलग अलग राज्यों में गए हैं, लेकिन जिनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है। तो ये हमारे वो जमाती हैं जो दूसरे प्रदेशों में गए हैं पर अभी तक वापस नहीं आए। इनमें से यूपी में गए हैं, राजस्थान में गए हैं, तेलंगाना में गए हैं और महाराष्ट्र में गए हैं और कुछ जो है जम्मू कश्मीर भी गए हैं। तो उस पूरे डाटा को हम वो ट्रैकिंग कर रहे हैं। कंसर्न स्टेट्स के भी हम टच में हैं, जिस जिले में हैं वहाँ भी हम टच में हैं। तो हम लगातार उसको ट्रैकिंग कर रहे हैं कि वहाँ भी कई जगह पे लोग क्वारंटाइन हैं, तो वो डाटा भी हम फाइनल करके उसकी भी ट्रैकिंग करेंगे, जिससे कोई हमारे यहाँ अननोटिस्ड नहीं आ जाए। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ बने हैं। सुनील, लगातार जमाती जो है वो चुनौती पेश कर रहे हैं। 200 जमाती उत्तराखंड के, और अभी तक इनके बारे में कोई पता नहीं लग पाया है कि ये कहाँ हैं, किस राज्य में हैं, किस इलाके में हैं। और इस पत्र में और क्या रिक्वेस्ट की गई है, किन किन राज्यों को ये पत्र भेजा गया है? देखिए मेनिका, जिस तरह से जमातियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अब पुलिस की भी जो अपनी रणनीति थी वो भी अभी पुलिस भी लगता है कि बहुत कुछ इस मामले में स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि न्यूज़ 18 ने बहुत पहले ये बात कही थी कि राज्य से करीब 250 के आसपास ऐसे जमाती हैं जो अन्य प्रदेशों को गए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, JNK हो या फिर राजस्थान हो। पुलिस ने तब ये बात कही थी कि अधिकांश लोग वापस आ चुके हैं, लेकिन अब डीजी के पत्र के बाद जो तमाम राज्यों के डीजीपी को पत्र भेजा गया है और बाकायदा उन जमातियों की सूची उसके साथ नथी की गई है जो उत्तराखंड से अन्य प्रदेशों को गए, लेकिन अभी वो उत्तराखंड में मौजूद नहीं है। पुलिस ने जितना ट्रेस किया, और सुनील, ये चिंता इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी मामले अभी आए हैं उनमें ज्यादातर जमातियों की ही संख्या है जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और ऐसे में ये डर, ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है कि ये जहां भी हो कम से कम इन्हें क्वारंटाइन किया जाए, इनका मेडिकल टेस्ट हो, चाहे ये देश के किसी भी राज्य में हो, किसी भी इलाके में हो, ये होना जरूरी है। बिल्कुल, मैंने कहा यही बात इस पत्र में कही गई है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि जो जमाती प्रदेश से बाहर हैं क्या वो ट्रेस किए गए हैं या फिर वो अभी ऐसे ही घूम रहे हैं। इसी बात को लेकर ये पत्र यहाँ पर जारी किया गया है। उत्तराखंड में अभी तक जो जमाती हैं 28 लोग इनमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 23 लोग जमाती थे और 5 लोग इन जमातियों के संपर्क में आए जो कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं और बड़ी संख्या में लोग क्वारंटीन भी किए गए हैं। खासकर अगर जमात की बात करें तो 800 से अधिक लोग जो हैं जो जमातियों के संपर्क में आए, जिन कॉलोनियों में जमाती रहते थे, इन लोगों को क्वारंटीन किया गया। तो एक बड़ा आंकड़ा है और शायद यही कारण कल कैबिनेट के फैसले पर भी देखने को मिला इसका प्रभाव कि जो 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त होने जा रहा था, प्रदेश सरकार ने डिसीजन लिया है कि इस लॉकडाउन को और आगे
आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, तो एक तरफ तो बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार जमातियों की वजह से कह सकते हैं कि ये पूरा जो कवायद की जा रही है उस कवायद को धक्का लगता दिख रहा है, और बार बार अपील के बाद भी ये खुद सामने नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, और अब तो मामले भी दर्ज हो रहे हैं इनके खिलाफ। बावजूद इसके जमाती अभी भी खुद को छिपाने की कोशिश में लगे हैं। बड़ा सवाल है ये बताइए कि अब कई और भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से। 14 के बाद भी लॉकडाउन शायद बना रहे, ये फैसला भी लिया गया है। तारीख अभी तय नहीं, लेकिन ये लगभग तय है कि 14 के बाद भी उत्तराखंड में लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल, मैंने कहा 14 के बाद भी उत्तराखंड में लॉकडाउन रहेगा, और पुलिस ने बेहद सख्ती बरती है। पुलिस ने ब्लॉक स्तर पर अलग से क्विक रिस्पांस टीम बना दी गई है, इसी तरह जिला स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है जो इस तरह के लोगों को चिन्हित करेगी, ट्रेस करेगी, जमातियों को ट्रेस करेगी। इसके अलावा रेड क्रॉस और आशा कार्यकर्तियों की भी एक बड़ी फौज इस मामले में लगाई गई है कि वो तमाम ऐसे मोहल्लों में जाकर लोगों को चिन्हित करें, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करें, और ये भी डाटा कलेक्ट करें कि हाल फिलहाल मार्च से लेकर अभी तक या फरवरी के महीने में कौन कौन लोग उत्तराखंड से बाहर से उत्तराखंड में आए। तो ये पूरा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, और ये पुलिस की अलर्ट सतर्कता का ही नतीजा है कि अभी तक जो जमाती उत्तराखंड में थे, पुलिस का कहना है कि उनमें से 99% लोग कैप्चर किए जा चुके हैं, उनको ट्रेस किया जा चुका है। वाकई जो पुलिस ने जिस तत्परता से एक्शन लिया है, जिसकी वजह से ही इस वक्त कह सकते हैं कि स्थिति कंट्रोल में है। सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और देहरादून से एक और खबर, जहां पर कोरोना को लेकर सर्वे के लिए गई टीम के साथ विवाद हुआ, और इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। सर्वे टीम के साथ मौजूद पार्षद के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी, और इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बलवे के धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने आजाद कॉलोनी में फ्लैग मार्च भी किया है। तो यहां पर एक टीम गई थी, सर्वे के लिए गई थी, मेडिकल जांच के लिए गई थी, लेकिन आशा कार्यकर्ता के साथ लोग भिड़ गए थे। जो पार्षद आशा कार्यकर्ता के साथ गए थे, उनके साथ भी लोगों ने धक्का मुक्की की थी, पत्थर से हमला किया गया था उनके ऊपर, जिसके बाद अब पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और राज्य में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान यह फैसला हुआ, जिसमें लॉकडाउन आगे भी जारी रखा जाएगा। अब इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, और केंद्र की एडवाइजरी मिलने के बाद लॉकडाउन की अगली तारीख तय होगी। हालांकि माना यह जा रहा है कि 30 अप्रैल तक राज्य में लॉकडाउन जारी रह सकता है। को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई, और इसमें और सख्ताई के साथ काम करेंगे, क्योंकि जो लोग जमात और अन्य प्रकार से राज्य में आए, उनके कारण राज्य में संख्या बढ़ी है, और उसके कारण लॉकडाउन अभी न हटाया जाए, इस प्रकार भारत सरकार से, राज्य सरकार की ओर से संस्तुति जाएगी। और उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य में सभी मंत्री विधायकों की सैलरी में 30% की कटौती की गई है। राज्य कैबिनेट की मीटिंग में ही यह फैसला भी लिया गया। साथ ही अगले 2 साल तक विधायक निधि में भी बड़ी कटौती की गई है। हर विधायक की निधि अगले 2 साल तक 1-1 करोड़ रुपए कम मिलेगी, यानी कि अभी 3 करोड़ 75 लाख की विधायक निधि में से अब 2 करोड़ 75 लाख रुपए ही की राशि ही मिलेगी विधायकों को विधायक निधि के तौर पर। 1 करोड़ की धनराशि कोविड के खिलाफ इंतजामों में इस्तेमाल की जाएगी। इन दोनों को मिलाकर राज्य के अंदर जितने लोग हैं, उन सबको इस महीने से तो विधायक निधि में 1-1 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, और इस पर विधायकों की राय क्या है वो भी आपको सुनाते हैं। जो ये सब तैयारियां हैं, ये भी तो उसका पार्ट है। कहीं हॉस्पिटल की संरचना तैयार होगी, कहीं पे कोई इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, तो वैसे भी तो विधायक निधि से हम इन कामों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं ना। कहीं हॉस्पिटल को इक्विपमेंट खरीदने को देते हैं, कहीं कोई दूसरी चीजें खरीदने के लिए देते हैं, तो ये तो अच्छा काम है। इसको बहुत उत्साह के साथ लेने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से सभी माननीय विधायक लोग बहुत प्रसन्न होंगे इस सरकार के इस निर्णय से। देखिए, निश्चय इससे उसका क्षेत्र के विकास में फर्क पड़ेगा,
लेकिन आज आवश्यकता है लोगों को बचाने की, लोगों की जान की कीमत उससे कहीं ज्यादा है और लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग खुद आगे आकर मदद करने को आगे आ रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दे रहा है, कोई मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता इस फैसले को करेगी, हालांकि दिक्कतें आएंगी। तो फिलहाल ज्यादातर विधायकों ने इस फैसले का स्वागत ही किया है और इसके अलावा खाद्यान्न सुरक्षा योजना में सभी को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 10 लाख राशन कार्ड धारकों को 3 महीने के लिए प्रति कार्ड दोगुना यानी कि 7.5 किलो की जगह 15 किलो राशन का वितरण किया जाएगा। कोविड-19 के मद्देनजर उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में टेक्नीशियन सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है और 347 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी गई। भर्ती का अधिकार उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा बोर्ड को दिया गया है। तो लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी बीच लॉकडाउन के दौरान लोग सब्जी लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि घर से बाहर ना निकलें उस वक्त तक जब तक बहुत जरूरत ना हो, और निकले भी तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दून की नेहरू कॉलोनी की ये तस्वीर है। सब्जी मंडी में भीड़ आप देख सकते हैं। आम लोग बिना मास्क के ही और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे बिना ही यहां सब्जी लेते नजर आ रहे हैं। सब्जी के ठेलों पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। इस वक्त किशोर रावत देहरादून से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, सब्जी की दुकानों पर अब भी लोग लापरवाही करते दिख रहे हैं। देखिए मेनका, अगर जिस तरीके से कोरोना वायरस की दवाई नहीं है, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और जो नियम है उसको रखना पड़ेगा, लेकिन ये अब धीरे धीरे दिख नहीं रहा है। इस वक्त मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे लोग हैं, यहाँ पे सर्कल है जो मिट गए हैं, लोग अभी भी इकट्ठे होकर सब्जी ले रहे हैं और यहाँ तक जो लोगों के बारे में लगातार लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं ले रहे। लोगों से पूछते हैं, अंकल जी वो दूरियां बनाई रखनी है, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल इकट्ठे ले रहे हैं, आपको लग नहीं रहा? हाँ, लग तो रहा भैया। हाँ ठीक है भैया। तो फिर लाइन पे ऐसे क्यों नहीं लग रहे? आप तो बिल्कुल इकट्ठे होकर ले रहे हैं, आपको पता है ना दवा इसी से बीमारी बढ़ रही है। हाँ ठीक है भैया। बताते हैं भैया, सबको हम लोग बताते हैं कि दूरियां बना के रखें। सब लोग बोलने लगते हैं कि हम एक ही घर के हैं। अब हमारा जो फर्ज है हम तो बोलते हैं, अब किसी को हम हटाने जाएंगे तो फिर हर एक ही है, लेकिन बीमारी तो सबको लग सकती है ना। ये देखिए जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं, डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी की सबसे बड़ी जो फैलने की तरीका है वो इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग है। तमाम आप देख सकते हैं किशोर, और ये जो सर्किल है, यही बता रही है कि लोगों को अभी भी इस संक्रमण के खतरे की भयावहता का अंदाजा नहीं है। सरकार बार बार कह रही है, प्रशासन के लोग चीख कर कह रहे हैं कि आखिर क्यों जरूरी है कि इंसान के बीच में दूरी रहे, कम से कम 1 मीटर की दूरी रहे, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। अलग अलग एक्सक्यूज जरूर निकाल लेते हैं कि हमें क्यों बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन आज वक्त है कि लोग सोचें कि हमें क्यों बाहर निकलने की जरूरत है, हम क्यों नहीं घर के अंदर ही रहें। अब इस तरफ सोचने की जरूरत है और निकलना भी पड़े तो मुकम्मल व्यवस्था के साथ निकले, क्योंकि खतरे में उनकी ही जान आती है, खतरे में वो उनका परिवार ही आ रहा है। इस बात को लोग समझने को अब भी तैयार नहीं है, जबकि बार बार ये प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि लोग बाहर ना निकले भी तो ख्याल रखें, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन यहां पर दिख नहीं रहा है। ये बताएं जरा, प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन लगातार ड्यूटी लगा रहा है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि लोग ज्यादा है और इन्फोर्समेंट कम हो पा रहा है, ऐसे में लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि अगर लोग ही नहीं समझेंगे तो प्रशासन यहाँ पे भले ही पीएससी खड़ी कर दी जाए, पुलिस खड़ी कर दी जाए, पैरामिलिट्री फोर्स कर जाए, लेकिन लोग जब तक समझेंगे ये चीजें सुधरेंगे नहीं। ये जरूर है कि वहां पर बैरिगेटिंग लगा रखी है जो इसके शुरू और एंडिंग पे है। लोगों को समझाया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें।
लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। लगातार इसको लेके पोस्टर लगे हुए हैं, पर्चे बनाए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है। अब कम से कम इसमें लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है और लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो शायद ये बीमारी जिस तरीके से इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, इनका हाल हो रखा, अमेरिका जैसे विश्व शक्ति का हाल हो गया है बुरा, उस तरीके से भारत, हालांकि भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है, उसमें हिसाब से बीमारी अभी बड़ी नहीं है। बिल्कुल किशोर, लेकिन सरकार और प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है एक एक शख्स को सुरक्षित रखने की। हमें और आम लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा और इसके लिए जरूरी कदम उठाना होगा और अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और उस जिम्मेदारी को निभाना भी होगा, तभी हम इस बड़ी लड़ाई में जीत सकते हैं। अगर कोरोना वायरस हमारे नग्न आंखों से दिखता नहीं है और उसके सिम्टम्स तुरंत नहीं आते हैं, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वो हम लापरवाह हो जाएं और ये लोगों को सोचने की जरूरत है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कोरोना के कहर के बीच कोटद्वार में नकली सैनिटाइजर के छिड़काव का अब आरोप लगा है। कोटद्वार में पार्षदों ने नगर निगम पर नकली सैनिटाइजर के इस्तेमाल का आरोप लगाया और यह भी आरोप है कि सैनिटाइजर की जगह पर पानी से भरे ड्रम भेजे गए और पानी का ही छिड़काव कर दिया गया, जिससे कोरोना को देखते हुए गंभीर लापरवाही अब मानी जा रही है। नकली सैनिटाइजर का मामला सामने आते ही नगर निगम प्रशासन भी अलर्ट है और सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की बात नगर निगम की ओर से की जा रही है। लेकिन सवाल और आरोपों के घेरे में इस वक्त नगर निगम कि अगर नकली सैनिटाइजर कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया भी गया तो आखिर नगर निगम को इस बात की क्या जानकारी नहीं थी, कैसे ये हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जब नगर निगम पहुंचे और अपने वार्डों के लिए सैनिटाइजर लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो जैसे ही हमको सैनिटाइजर के जो ड्रम आए थे अभी यहाँ पर 6, तो उनमें हमने जैसे ही देखा तो सैनिटाइजर के नाम पर उसमें केवल पानी पाया गया। इसकी हमने तुरंत मैंने और पार्षद विपिन डोबरियाल जी ने आयुक्त साहब को रिपोर्ट की है और उनको हमने जांच के लिए लिखा। इसका सही पाया जाता है तो न केवल जो फर्म आपूर्ति करने वाली फर्म है उसके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा इसमें, और यदि ये सूचना गलत पाई जाती है तो जो इसमें जो शिकायत करने वाले लोग हैं उनको भी नोटिस दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जांच की बात हो रही है, लेकिन ये जांच तुरंत होनी चाहिए, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए क्योंकि मसला आम नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग में लोग पीएम केयर फंड में दान दे रहे हैं। चमोली में गौचर की एक बुजुर्ग महिला ने अपनी आज तक की पूरी बचत राशि जो है, जितनी भी बचत उन्होंने की थी, सारे पैसे पीएम केयर फंड में दान कर दी। देवकी देवी ने पीएम केयर फंड में 10 लाख रुपए दिए हैं। देवकी देवी का कहना है कि देश से कोरोना के खिलाफ जिस तरह से पीएम मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में हम सबका फर्ज बनता है कि पीएम का सहयोग करें, सरकार की मदद करें, और इसलिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग दी है। मैंने जब देश की हालत सुनी, देखी, जो भी है, मैं दिल्ली से आई थी तो मैंने वहाँ देखा तो मेरा बहुत मन किया कि मैं ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम भी तो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। यही मुझे लगा और मैंने आज जो भी किया अपनी खुशी से कर रही हूँ मैं। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र भी किया था कि किस तरह से संकट के वक्त में देश की महिलाएं जो है अपने गहनों तक को बेच दिया करती थी। तो यहाँ पर देवकी जी का सहयोग भी कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।